नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। तो आज फिर हम आए हैं एक नए नाटक चंद्रगुप्त के साथ। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो प्रमुख तथ्यों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। कलाधर उपनाम से यह ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। इनकी प्रमुख भाषा मूल रूप से पहले ब्रज भाषा ही थी, परंतु बाद में यह खड़ी बोली में रचना करने लगे। यह छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटकों में हम देखेंगे सज्जन 1911 में प्रकाशित, कल्याणी 1912 में जो कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913 में प्रकाशित हुआ। करुणालय हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, आजाद शत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया, जिसका प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में। जन्मेजय का नाग यज्ञ एक पौराणिक नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया। एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया। यह इनका अंतिम पूर्ण नाटक है। अग्निमित्र इनका पूर्ण नाटक है। खंड काव्य है प्रेम पथिक तथा महाराणा का महत्व। महाकाव्य है कामायनी जो कि इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उनके लिए लिखा है। कविता प्रसाद का प्यार है और गद्य उनका कर्तव्य। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक महत्वपूर्ण बिंदुओं में है और हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। नाटक संपूर्ण नाटकों में श्रेष्ठ है, सबसे विस्तृत और प्रौढ़ नाट्य कृति है। यह प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा नाटक है। इसमें पात्रों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, जिस वजह से मंचन में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिचय नाटिका को कुछ परिवर्तन कर इस नाटक में शामिल कर दिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। इस नाटक में कुल 4 अंक और 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की संख्या 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। आइए जानते हैं इसके प्रमुख पात्रों के बारे में। प्रमुख पात्रों में इसमें नाटक में 19 पुरुष पात्र हैं। चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है, ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता तथा मुख्य पात्र हैं। चंद्रगुप्त, मौर्य साम्राज्य का नायक, नाटक का नायक जो निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद, मगध का सम्राट, राक्षस, मगध का अमात्य। वररुचि, इसका और नाम कात्यायन भी है, मगध का अमात्य है। सकटार, मगध का मंत्री। आम्भीक, तक्षशिला का राजकुमार। पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा पोरस। सिंहरण, मालवगण मुख का कुमार जो गौड़ पात्र है। सिकंदर, ग्रीक विजेता। फिलिप्स, सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता। एनासिक्रिटीज, सिकंदर का सहचर। देवबल, नागदत्त, गण मुख्य, मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्तियस, मेगस्तनीज, यमनदूत हैं। गांधार, नरेश, अंबिक का पिता। सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। दंडयन, एक तपस्वी। स्त्री पात्रों में हम देखते हैं मुख्य रूप से है अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी हैं। कल्याणी, मगध की राजकुमारी। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका, सिंधु देश की एक मुख्य नारी पात्र है, एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री जो कि अशिक्षित भी है। कार्नेलिया, सेल्यूकस की पुत्री। एलिस, कर्नेलिया की सहेली है। चंद्रगुप्त नाटक को कथानक के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग में सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन है। दूसरे दृश्य में मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन मिलता है। तृतीय में चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति होती है। चौथे भाग में आक्रमणकारी सेल्यूकस की पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के राजनीतिक कथा के साथ अन्य कई कथाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे सिंहरण, कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा, चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा, सकटार की कथा, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा। प्रथम अंक में चंद्रगुप्त नाटक के
प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप है। इस अंक में अलकनंद का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत हैं। प्रथम दृश्य स्थान तक्षशिला के गुरुकुल में 5 प्रमुख पात्रों का प्रदर्शन होता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका और अंबिक। इन पांचों की चारित्रिक विशेषताएं संकेत से प्राप्त हो जाती है। चंद्रगुप्त, चाणक्य और सिंहरण के बीच बातचीत करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकट की स्थिति की ओर संकेत किया जाता है। दृश्य इस अंक में मगध और सम्राटों के विलासिता को दिखाया गया है, जिसमें विलासी युवक और युवतियों का विकार दिखाई देता है। वहीं नंद, राक्षस व सुहासिनी है। यहाँ पर सुहासिनी व राक्षस का एक गीत आता है। तृतीय दृश्य में पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य अकेला दिखाई देता है। भावुक चाणक्य अपने जन्म स्थान को देख अपने पिता तथा सक्तार के वंश पर राजकीय विपत्तियों का संकेत भविष्य की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है। राज्य उलट देने तथा आवेश में उदासीन हो जीवन व्यतीत करने का निश्चय करता है। ये दोनों प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद्व की सूचक हैं। घर को पशु की खोह कर उसका उचित बौद्ध धर्मानुयायी उसकी प्रवृत्ति नंद ब्राह्मण जाति के प्रति उपेक्षा, चाणक्य के हृदय में नंद के प्रति प्रतिशोध एवं प्रतिकार की भावना का बीजारोपण करती है। इसी दृश्य में चाणक्य मगध को उलट देने का संकल्प करता है और खंभा खींचकर गिरा देता है और चला जाता है। चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन में राक्षस और सुहासिनी मिलते हैं, अपने जीवन को मधुमय भविष्य की रूपरेखा पर रखते हैं। सुहासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है। निश्चय ही हो सुहासिनी के कथनानुसार बौद्ध मत का समर्थक बनने के लिए राक्षस तैयार हो जाता है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है, जो उसे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना देती है। पांचवा दृश्य प्रारंभ होता है। इस दृश्य में नंद की सभा का दृश्य है। यहाँ अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की पूर्ण शिक्षा की सूचना मिलती है। वरिष्ठ मंत्री वररुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मानपूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी समय चाणक्य का प्रवेश होता है, जो राज्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देता है। उसने यह भी बताया है कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कह निकाल देते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु का सम्मान नहीं होता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकाल देता है। अंत में चाणक्य बंदी बना लिया जाता है। छठा दृश्य प्रारंभ होता है। इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिंहरण मंच पर आते हैं। मालविका उद्दंड का एक चित्र अलका को देती है। उस चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। इसमें यवन, सिंहरण और सैनिक के बीच संवाद है। अंत में अलका को राजद्रोही सिद्ध कर बंदी बनाना चाहते हैं, पर अलका स्वतः ही बंदी होकर गंधार के पास चली जाती है। सातवां दृश्य स्थान मगध का बंदी गृह है। यहाँ राष्ट्र कल्याण एवं संपूर्ण आर्यावर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित बंदी चाणक्य दिखाई देता है। इस अवस्था में उसका यह प्रण कि दया न किसी से मांगूंगा, न अधिकार पर अवसर मिलने पर किसी पर दया नहीं करूंगा। चाणक्य, राक्षस और वररुचि के मध्य संवाद है। इस दृश्य में चाणक्य चंद्रगुप्त चाणक्य को मुक्त करवा देता है। आठवां दृश्य प्रारंभ होता है। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। राजा, अलका, अंबिक तीनों ही मंच पर हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति दिखला रहे हैं। अलका बंदी के रूप में है और पिता से न्याय चाहती है। कहती है, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करती है और अपने भाई को कुलद्रोही बताकर राष्ट्र की रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर छोड़ चली जाती है। नौवां दृश्य प्रारंभ होता है। इस दृश्य में पर्वतेश्वर की राज्यसभा है, जहाँ चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद होता है और आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है, ऐसा बताया जाता है। 10वां दृश्य प्रारंभ होता है। कानन पथे प्रारंभ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ बातें करते हुए देख अलका के मन में संदेह होता है और महात्मा दंडायन के आश्रम में चली जाती है। 11वां दृश्य प्रारंभ होता है। सिंधु तट पर महात्मा दंडायन का आश्रम है। भारतीय महान दार्शनिक दंडायन अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें कर रहे हैं, जहाँ एनासिक्रिटिस, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य, सिकंदर और सेल्यूकस का प्रवेश होता है। इस दृश्य में दंडायन अलग क्षेत्र से चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। यह सुन सभी स्तब्ध हो चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं
और चंद्रगुप्त को कार्नेलिया देखने लगती है। इसके साथ ही द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार होता है। इन सब के बाद कार्नेलिया का चंद्रगुप्त को अपना बन जाना दिखाया गया है। विदेशी सेना की यथास्थिति चाणक्य को ज्ञात हो जाती है। मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापार केंद्र में आ जाता है। चंद्रगुप्त दोनों गणराज्यों का सेनापति हो जाता है। द्वितीय अंक में 10 दृश्य और 3 गीत हैं। पुनः तृतीय अंक प्रारंभ होता है। चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनना और नंद वंश का विनाश, चंद्रगुप्त का समस्त प्रजा के द्वारा राजा के रूप में स्वीकार करना। तृतीय अंक में 9 दृश्य और 1 गीत है। इसके बाद आता है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विद्रोहों को चाणक्य द्वारा समाप्त कर देना, राक्षसी एवं सुवासिनी और चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया का विवाह हो जाना। उसके बाद चाणक्य राजनीति से विश्राम ले लेता है। यह कह वो चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहते हैं। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य और 7 गीताएं हैं। पहले दृश्य में मगध का राजकीय उपवन, विचार में मग्न कल्याणी का प्रवेश, पर्वतेश्वर, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य महात्मा कहता है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में ही रहता है। इस दृश्य में कल्याणी का एक गीत है। सुधा सीकर से नहला दो, लहर डूब रही हो रस में, रह न जाए वो अपने वश में, रूपराज इस व्यथित हृदय को सागर बहला दो। दूसरा दृश्य, पथ में राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। पिता की प्राप्ति होने पर सुवासिनी पुनः उसकी संरक्षा में जाने को उत्सुक दिखाई पड़ती है। इस पर राक्षस को चाणक्य के प्रति शंका होती है। नेपथ्य से गीत की आवाज आती है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तृतीय दृश्य, यह मगध की आयोजित परिषद का दृश्य है। राक्षस और चाणक्य द्वारा विजय उत्सव नहीं मनाने की आज्ञा का विरोध कलापूर्ण ढंग से परिषदों और सदस्यों में होता है। चौथा दृश्य, आज प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और कुमारी मालविका का वार्तालाप होता है। मालविका गीत गाती है। बज रही बंसी आठों धाम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। पांचवां दृश्य, प्रभात राज मंदिर के प्रांत भाग में विचार मग्न दिखाई पड़ता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण पूछते हैं। तब चंद्रगुप्त कहता है, यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं। तब चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए वहां से चला जाता है। उसी समय सिंहरण मालविका की हत्या की सूचना चंद्रगुप्त को दे देता है। चाणक्य के चले जाने की सूचना पा वह वहां से चल देता है। छठा दृश्य शुरू होता है। सिंधु तट पर एक पर्ण कुटीर में चाणक्य कात्यायन की स्थिति विषयक वार्तालाप होता है। चाणक्य कात्यायन को मगध जाने की सलाह देता है। कात्यायन यह भी सूचना देता है कि यवन बाला कार्नेलिया पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति में निष्णात है। चाणक्य और आंभिक के वार्तालाप से यह ज्ञात होता है आंभिक अपने दोस्त की कालिमा पश्चाताप के जल से प्रक्षालित करते हुए प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य समेटे हुए है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि अलका नागरिकों की भीड़ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती का गान करती है। अंतिम बार चाणक्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्य की बलिवेदी चढ़ा देता है। सातवां दृश्य, कपिला में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और राक्षस के बीच वार्तालाप होता है। उसी समय राक्षस के चले जाने पर सेल्यूकस से देशद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस के पढ़ने से स्पष्ट इनकार होता है। आठवां दृश्य, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिकों का प्रवेश। वह स्वयं सम्राट के सैनिक बनना स्वीकार करते हैं क्योंकि सिंहरट ने बलाधिकृत का पद संभालने से मना कर दिया है। नवां दृश्य प्रारंभ होता है। ग्रीक शिविर कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी एलिस का वार्तालाप। तत्पश्चात बंदी रूप में आई सुहासिनी कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी बन जाती है। सुहासिनी स्मृति के प्रेम के क्षेत्र में उसकी अनुमति जन्य भावना काव्य के साथ दार्शनिकता लेकर प्रकट होती है। अंत में सुहासिनी का एक गीत है। सखी वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। 10वां दृश्य प्रारंभ होता है। प्रारंभ युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण की वार्तालाप से होता है। सेल्यूकस के आघातों से आंभिक की मृत्यु होती है। इस अवसर पर सिंहरण चंद्रगुप्त की सहायता करता है। 11वां दृश्य प्रारंभ होता है। शिविर के भाग में राक्षस और सुहासिनी का वार्तालाप। चंद्रगुप्त सिलिकुस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा बंधन मुक्त करने की घोषणा के साथ प्रस्थान करता है।
12वां दृश्य होता है जिसमें इनवास्टियर्स और मेगास्थनीज का वार्तालाप होता है। समस्त ग्रीक शिविरबंदी है। माला और तक्षशिला की सेना घेरा डाले हुए है। साथ ही सेल्यूकस बातें कर रहा है। कार्नेलिया ने इस युद्ध में अनेक बाधाएं उपस्थित की हैं, किंतु जब अंत में सेल्यूकस उसी के मुख से सुन लेता है, मैं स्वयं पराजित हूँ, तब उसे कार्नेलिया के प्रति प्रेम का परिचय हो जाता है और वह अपनी बेटी कहता है तू ही भारत की साम्राज्ञी होगी। 13वां दृश्य प्रारंभ होता है दंडायन के तपोवन में ध्यानमस्त चाणक्य और सुवासिनी का वार्तालाप। तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रभाव से राक्षस चाणक्य से अपने अपराधों की क्षमा मांगने को तैयार हो जाता है। उसी समय मौर्य सेनापति अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना चाहता है। सुवासिनी ने इस घृणित कार्य को करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय वाला चाणक्य उसे क्षमा कर देता है। चाणक्य सब छोड़ राजप्रसाद की ओर प्रस्थान करता है। फिर प्रारंभ होता है 14वां दृश्य। इस अंतिम दृश्य में नाटक के फल को भोगने वाले चंद्रगुप्त को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है और संधि के शर्तों में सेल्यूकस सहस्त्र अपनी पुत्री कार्नेलिया को भारत साम्राज्ञी बनने के लिए सम्मति प्रदान करता है। जैसे ही बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को सेल्यूकस को देखने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही चाणक्य प्रवेश करता है और मंगल कामना करता हुआ ग्रीक गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को भारत की साम्राज्ञी बनाने के लिए प्रार्थना करता है। सेल्यूकस हर्ष स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पाणी ग्रहण होने के पश्चात मुदित चाणक्य का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक में प्रेम और त्याग के भाव को दिखाया गया है। तो यह रही समस्त समीक्षा चंद्रगुप्त नाटक की। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।